हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भौगोलिक विचारधारा जियोग्राफिकल थॉट का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 76 से 100 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 76 से देखते हैं। ये पूछ रहा है कि हम्बोल्ट द्वारा प्रतिपादित भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का ही दूसरा नाम था। इसे उन्होंने अपने किस प्रसिद्ध ग्रंथ में कहा? किस ग्रंथ में कहा है कि भौतिक भूगोल ही सामान्य भूगोल का ही दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है जियोमार्जिया, ऑप्शन बी है कॉसमॉस, ऑप्शन सी है राइनलैंड वेसाल्ट, व ऑप्शन डी है मध्य एशिया। तो ये जो इन्होंने कहा है कि भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का ही दूसरा नाम है, ये कहा इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉसमॉस में। देखिए, जो हम्बोल्ट महोदय की जो कॉसमॉस ग्रंथ है, ये 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था और हम्बोल्ट को साथ ही साथ आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। फिर इन्होंने जो पेरू तट की जो ठंडी जलधारा या पेरू जो ठंडी जलधारा है, इन्हीं के नाम पे इन्होंने उसको खोज किया था। इस आधार पर उसको हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही जो पनामा नहर खुदाई हुआ या फिर बनाने का जो विचार दिया था, सर्वप्रथम इन्होंने ही वो विचार रखा था। साथ ही इसके इन्होंने साइबेरिया की जो तुषार भूमि है, तुषार भूमि के लिए इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था। इसका नाम था परमाफ्रॉस्ट शब्दावली का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 है कि किस भूगोलवेत्ता की अध्ययन विधि या विधि तंत्र का मूलाधार वैज्ञानिकता थी? वे कल्पना पे नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है रीटर, ऑप्शन सी हो गया कांट महोदय, और ऑप्शन डी है रेडजेल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास करते थे। इन्होंने हम्बोल्ट महोदय ने बहुत सारी यात्राएं भी की है। इनका माना जाता है कि इन्होंने लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्राएं की हैं और इन्होंने बहुत सारी चीजों को अवलोकन करके वो सारी चीजें इन्होंने लिखा है या फिर उसका प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को हम्बोल्ट का समकालीन माना जाता है? इनके समकालीन माने जाते हैं कौन, देखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन ए कांट महोदय, ऑप्शन बी है पाम्पोनियस महोदय, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर महोदय, व ऑप्शन डी है इरेटोस्थनीज महोदय। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्ल रिटर महोदय। ये एक दूसरे के समकालीन माने जाते हैं और इनमें ये कुछ समानताएं हैं कुछ बातों में, जैसे कि ये दोनों लोग ही प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। साथ ही साथ इन दोनों विद्वानों में इन्होंने मानव के महत्व को भी स्वीकार किया है और ये दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में अनुभविक विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इसके अर्थ इनमें विपरीत ये है कि जो कार्ल रिटर है, इनको भी आर्म चेयर जियोग्राफर ही कहा जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा यात्राएं नहीं की। इन्होंने एक स्थान पर रह के ही भूगोल में जो भी अपना योगदान दिया है। बाकी हम्बोल्ट का तो यात्राओं में विशेष स्थान रहा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 79 कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए या असत्य कथन को बताइए। ऑप्शन ए है रीटर पार्थिव या प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। ऑप्शन बी है रीटर के विधि तंत्र तथा विचारधारा हम्बोल्ट की विचारधारा से अलग थी। ऑप्शन सी है रीटर ये कह सकते हैं नियतिवाद या पर्यावरण नियतवाद के समर्थक थे। ऑप्शन डी है रीटर भूगोल को आनुभविक विज्ञान मानते थे। तो देखिए, जो इसमें असत्य कथन पूछा हुआ है तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी तीनों बी सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। इनकी तो विचारधारा हम्बोल्ट की विचारधारा से अलग ही है। ये जो रीटर महोदय है, इनका जो पद्धति था, अध्ययन पद्धति कह सकते हैं, ये निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते थे और वहीं जो हम्बोल्ट थे वो आगमनात्मक पद्धति द्वारा अध्ययन करते थे। देखिए, जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक एकता के पक्षधर ये हो जाएगा, ये जो है हम्बोल्ट का है, हम्बोल्ट महोदय का है प्राकृतिक एकता। और जो रीटर का है ये इनका है
विविधता में एकता, विविधता में एकता, ये इसको मानते थे, इसलिए ऑप्शन ए जो है असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 है कि किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। ऑप्शन ए है हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है रिटर, ऑप्शन सी है सैंपुल और ऑप्शन डी है बारेनियस। तो देखिए ये कथन है सैंपुल महोदय का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है कि 81 यूरोप भौगोलिक ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण नामक रचना किस भूगोलवेत्ता की है। ऑप्शन ए है हम्बोल्ट महोदय की, ऑप्शन बी है स्ट्रैबो महोदय की, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है इरेटोस्थनीज की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए हम्बोल्ट महोदय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है कि नियतिवाद या पर्यावरण नियतवाद के समर्थक के रूप में किस भूगोलवेत्ता को जाना जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रैबो, ऑप्शन बी है पॉम्पोनियस, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है कांट। तो नियतिवाद के समर्थक है इसमें कार्ल रिटर। प्रश्न संख्या 83 है कि किस विद्वान ने कहा था कि प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑप्शन ए है हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है वारेनियस। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन, और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी वारेनियस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84, निम्न कथनों में से कौन सत्य है। ऑप्शन ए है जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग टालमी द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी है कासमस के लेखक हैं कार्ल रिटर, ऑप्शन सी दी है क्रिस्थोफेन चीन पर अपने उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन डी रेडजेल ने जैव संस्कृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो देखिए इसमें जो सही हो जाएगा ये होगा, सत्य है ऑप्शन सी, क्रिस्थोफेन ने चीन पे अपने उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। उन्होंने चीन का भूगोल भी ग्रंथ लिखा था, चीन के उच्चावचों के बारे में काफी चीजें उसने लिखी हैं, इसलिए ये सही है। बाकी सब गलत है कि जियोग्राफी सब टालमी में दिया था, टालमी ने नहीं दिया था, सर्वप्रथम जियोग्राफी सब दिया था इरेटोस्थनीज ने। कासमस के लेखक आप लोग जानते हैं हम्बोल्ट महोदय हैं, ना कि कार्ल रिटर महोदय। और रेडजेल ने जैविक संस्कृति के संक्रमण प्रतिपादित किया था, ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85, पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। ये वक्तव्य किसका है, किसने कहा है कि पृथ्वी के नियम के बारे में हमें उसी से पूछना चाहिए, वो जैसे कहे वैसे में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है हार्टसोन, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है स्ट्रैबो। तो देखिए जो ये कथन जो है ना, ये कथन है रिटर महोदय का। कार्ल रिटर ने कहा था कि पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 86, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने भूगोल में अध्ययन की निगमनात्मक विधि को अपनाया था। ऑप्शन ए है वारेनियस महोदय, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी है कांट और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निगमनात्मक या डिडक्टिव मेथड को अपनाया था कार्ल रिटर महोदय द्वारा। यानी इसमें हम क्या करते हैं, हम छोटे किसी भी चीज का जो है उसके सबसे सूक्ष्म पार्ट से अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, यानी छोटे छोटी चीजों को अध्ययन करके फिर उससे हम फिर बड़ी चीजों पे जाते हैं, यानी छोटे छोटे कई चीजें ऑब्जर्व करके उसके आधार पे हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये है निगमनात्मक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 है कि निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऑप्शन ए है वारेनियस, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है रेडजेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्बोल्ट महोदय। ये उद्देश्यवादी को अस्वीकार करते, उद्देश्यवादिता को ये मानते नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल के बीच प्रभेद किया तथा इन उपागमों की पारस्परिक निर्भरता भी व्यक्त की। वारेनियस, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी है स्ट्रैबो। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वारेनियस महोदय ने ये कहा था, ये इनका कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम
टेलीलॉजिकल अप्रोच को अपनाया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी कार्ल रिटर, ऑप्शन सी इमैनुअल कांट, ऑप्शन डी वारेनियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमैनुअल कांट द्वारा टेलीलॉजिकल अप्रोच को अपनाया गया था। ऑप्शन प्रश्न संख्या 90 है, पनामा जल मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था? ऑप्शन ए टालमी द्वारा, ऑप्शन बी रेडजल द्वारा, ऑप्शन बी है स्ट्रेबो द्वारा, वो ऑप्शन डी है हम्बोल्ट द्वारा। तो जो पनामा जल मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था, ये रखा गया था ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हम्बोल्ट महोदय द्वारा। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से किसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा? ऑप्शन ए है कार्ल रेटर, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है हेटनर, और ऑप्शन डी है वारेनियस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस द्वारा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया था। प्रश्न संख्या 92 है कि हार्टस्टोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की थी? हार्टस्टोन के अनुसार ऑप्शन ए है ब्लास, ऑप्शन बी है स्लूटर, ऑप्शन सी है रेडजल, ऑप्शन डी है रिस्थोफेन। तो इन्होंने माना था रिस्थोफेन को माना था हार्टस्टोन ने कि आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा क्षेत्रीय पद्धति के लिए अग्रगामी विचारधारा निर्धारित किया, एक दिशा निर्धारित की। प्रश्न संख्या 93 है कि रिटर के अनुसार इस उपागम को कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परिस्थितिकीय, ऑप्शन बी है उद्देश्यवादी, और ऑप्शन बी है क्षेत्रीय, ऑप्शन सी है उद्देश्यवादी, व ऑप्शन डी है स्थानिक। तो रीडर ने उद्देश्यवादी के अंतर्गत कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनकी हम वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है उन्होंने उद्देश्यवादी उसको कहा है, उद्देश्यवादी के रूप में। यानी बहुत सारी चीजें जो हम इसे विज्ञान के थ्रू प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, जो हमें मान के या फिर हम ईश्वर को मानते हैं वहां पे, इन सारी चीजों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को संबंधित रूप से देखा? ऑप्शन ए है इब्न खालदून, ऑप्शन बी है अल मसूदी, ऑप्शन सी है इब्न सीना, व ऑप्शन डी है अल मकदीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा अल मसूदी। प्रश्न संख्या 95, यह किस विद्वान ने कहा था कि संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है कैटियस, ऑप्शन सी स्ट्रेबो, ऑप्शन डी ब्लास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किए? ऑप्शन ए अल मसूदी, ऑप्शन बी अल इदरीसी, ऑप्शन सी इब्न खालदून, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी अल इदरीसी। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने प्रदेशवादी या प्रादेशिक चिंतन फलक विचारधारा की आलोचना की थी? ऑप्शन ए रिस्थोफन, ऑप्शन बी है रिटर, ऑप्शन सी फ्रेंड के सैफर, व ऑप्शन डी है हंटिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड के सैफर ने इन्होंने जो है कि प्रादेशिक चिंतन फलक या प्रादेशिक विचारधारा जो है इसकी आलोचना की थी। प्रश्न संख्या 98, भूगोल की प्रकृति, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किस भूगोलवेत्ता की कृति है? ऑप्शन ए है ब्लास, ऑप्शन बी है रीटर, ऑप्शन सी है हार्टसोन, व ऑप्शन डी है फ्रेंड के सैफर। तो देखिए जो द नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये जो पुस्तक है ये है हार्टसोन महोदय की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 99, किस भूगोलवेत्ता ने संपूर्ण भूदृश्य को वर्गों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी सैम्पुल, ऑप्शन सी हार्टसोन, व ऑप्शन डी है हंटिंगटन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्टसोन महोदय ने सभी संपूर्ण भूदृश्यों को वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। देखिए प्रश्न संख्या 100 है कि किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल में द्वैतवाद को अस्वीकार कर दिया था? उसके अनुसार भूगोल एक समन्वित विज्ञान है जिसमें किसी तत्व विशेष का नहीं बल्कि तत्वों के एकीकरण और समष्टि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है रेडजिल, ऑप्शन बी है हार्टसोन, ऑप्शन सी है रिस्थोफेन, और ऑप्शन डी है रिटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडजिल महोदय। ये आज का अंतिम प्रश्न है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।